हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट प्राइम पर। पिछले टॉपिक में हमने प्रकाश की किरणों के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। हमने दर्पण के बारे में बताया था, गोलीय दर्पण के बारे में, उससे परावर्तन कैसे होता है गोलीय दर्पण से, उससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे डिस्कस किया था, उसकी परिभाषा बताया था। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक, प्रतिबिंब का बनना। मतलब कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सब लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आइए देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, जो प्रतिबिंब होता है, इमेज जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला या तो वास्तविक बनेगा, और या तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक इसे आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। अब वास्तविक कब बनेगा और आभासी कब बनेगा? तो देखिए, कल हमने परिभाषा जब मुख्य फोकस की बताई थी तो दोनों में हमने परिभाषाएं बताया था। एक जो है आपका ये उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण ये हुआ आपका, और ये उत्तल दर्पण, दोनों में मुख्य फोकस की परिभाषाओं पे हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि जब समांतर आएंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। और इसके लिए बताया था कि जब समांतर आएंगी तो सामने से देखने पे ऐसा लगेगा कि जिस बिंदु से आ रही है ये प्रकाश की किरण, उस बिंदु को, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये जो दर्पण है ये अवतल हुआ और ये उत्तल हुआ। तो उत्तल में प्रकाश की किरणें जो है सामने से आती हैं और इसमें देखने पे लग रहा है, जब समांतर आ रही है तो लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है। ठीक है, तो इसमें आभास हो रहा है। तो जहाँ पे किरणों का आभास हो वहाँ पे हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनता कैसे है? जैसे प्रकाश की किरणें आई, दो प्रकाश की किरणें, और जब इनका परावर्तन हुआ कहीं से तो ये जहाँ काटती हैं वहीं पे बनता है आपका प्रतिबिंब। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक पे। पहले ये आप समझिएगा कि आभासी कब बनेगा, काल्पनिक कब बनेगा और वास्तविक। तो जब भी प्रकाश की किरणें डॉटेड लाइन से दिखाई जाएं, मतलब कि वो आभास हों, वास्तव में ना आ रही हों, ना जा रही हों, तो हम कहेंगे कि काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बन रहे हैं। और जब वास्तव में ये प्रकाश की किरणें जाएंगी तो हम कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो ये हुआ आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। ठीक है, इसके आगे इमेज पे अभी आगे भी डिस्कस होगा तो उस पर हम चर्चाएं करेंगे। इसके बाद आता है टॉपिक आपका वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। सबको पता है वक्रता त्रिज्या जो है ध्रुव से लेके सी तक के बीच की दूरी को कहते हैं, वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस दूरी एफ होती है, जो मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी होती है। आइए देखिए, मान लीजिए कि एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और ये दर्पण है किस प्रकार का? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें आपका ये सी हुआ और यहाँ पर हुआ आपका एफ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। ये आपका सी हुआ और ये हुआ एफ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को पी से लेकर, ध्रुव से लेकर आपका सी तक के बीच की दूरी को आप कहेंगे आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर। त्रिज्या तो वैसे स्मॉल आर से होती है व्यक्त, लेकिन यहाँ पे आप कैपिटल आर लेंगे। क्यों लेंगे कैपिटल आर, आगे बताते हैं। इसके बाद यहाँ से मुख्य फोकस से जो है ध्रुव तक के बीच की दूरी, सारी दूरियाँ ध्रुव से ही नापी जाती हैं, पी से, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। पी से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को स्मॉल एफ। आइए देखिए, इस दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में आपका ये मुख्य अक्ष हुआ और ये हुआ आपका ध्रुव, और प्रकाश की किरणें इधर से आती हैं और ऐसे वापस लौट जाती हैं। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें देखने पे लगता है कि ये पीछे बढ़ाने पे कहीं काटेंगे इसको, तो जहाँ काटती हैं वहीं पे एफ बनता है, मुख्य फोकस बनता है, प्रतीत होता है।
और इसके बाद वक्रता केंद्र इसका किस तरफ बनेगा? इसका वक्रता केंद्र इधर नहीं बनता है। क्यों? आपको पता होगा कि ये जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये किस गोले का भाग हुआ? गोला तो इधर ही पूरा होगा ना, तो केंद्र इधर बनेगा। इधर इसका गोला इधर पूरा होगा तो केंद्र इधर बनेगा, इसलिए इसका वक्रता केंद्र इस साइड होता है और इसका पीछे की साइड होता है। तो इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ, सी हुआ। अब देखिए, तो इसका ये हुआ आपका आर और ये स्मॉल एफ फोकस दूरी, दोनों में संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसके बारे में आइए देखिए। तो इसका एक सूत्र है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। क्या होता है वो? कि F बराबर होता है R/2 के। ये होता है आपका सूत्र। मतलब कि R जो वक्रता त्रिज्या है इसका आधा करेंगे तो फोकस दूरी के बराबर होगा। मतलब F जो होता है वो आधी दूरी पे स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा C से आधी दूरी पे स्थित होगा। लेकिन ये उस तब कंडीशन के लिए नहीं होता है जब इसका द्वारक बड़ा हो, किससे? वक्रता त्रिज्या से। मतलब ये कब मान्य होगा? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा हो। मतलब दर्पण ऐसा हो कि इसका जो द्वारक है, द्वारक आपको पता होगा इसकी सीधी दूरी, ये जो द्वारक है इस R से छोटा हो, R इससे बड़ा हो, तब ये हमेशा की स्थितियों के लिए मान्य होता है कि F बराबर R/2। मुख्य फोकस फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। इसी सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल आएंगे, सवाल हल करने होंगे। ये संबंध आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए मान्य है। दोनों में ये फॉलो होता है, दोनों के क्वेश्चन इससे हल होंगे। ये इसके आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से आप जो है प्रतिबिंब का पता लगाते हैं। आगे चलकर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हमको करने होंगे। आइए इसको ध्यान से समझिए। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। अब गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आएंगे, अवतल और उत्तल। तो हम दोनों दर्पण को बना लेते हैं। ये हुआ आपका अवतल दर्पण जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होगा और परावर्तक तल अंदर की तरफ होगा। इसके बाद ये हुआ आपका उत्तल दर्पण, अंदर की तरफ पॉलिश होगा और बाहर से परावर्तन होगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम दोनों के लिए कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। यहाँ पे C होगा, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और इसके लिए कहता है कि यदि किरणें समांतर आ रही हैं मुख्य अक्ष के तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। इसमें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, इसमें मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी। यह हुआ आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए, दूसरा नियम इसमें कहता है कि आपका ये हुआ अवतल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है F, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, F से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं परावर्तन के पश्चात। और इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में इसमें तो मुख्य फोकस इधर होता है अंदर, तो इस पे तो किरणें आएंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉलिश है। जब दर्पण के दूसरी तरफ पॉलिश होगा तो किरणें इस दर्पण को पार नहीं कर पाएंगी, तो किरणें यहाँ पीछे नहीं आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस की ओर आएँ, किस ओर आएँ? मुख्य फोकस। अगर ये आगे जाएं तो मुख्य फोकस पे इसको काटेंगी, लेकिन ये आगे नहीं जा पाती। तो आप कहेंगे कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें जब यहाँ से परावर्तित होती हैं तो कहाँ से जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। तो ये दूसरा नियम हुआ आपका उत्तल और अवतल के लिए। आइए देखिए तीसरा नियम क्या कहता है।
तीसरा नियम कहता है कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, तीसरा नियम यह है कि जो C होता है वक्रता केंद्र, C से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, अवतल दर्पण में C से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, ये परावर्तन के पश्चात कहीं से नहीं जाती, ये सीधा उसी दिशा में वापस जाती हैं जिधर से ये आ रही हैं। मतलब कि ये C से आएंगी और इसी दिशा में वापस लौट जाएंगी। अवतल दर्पण के लिए उत्तल में क्या होता है, इसमें तो C पे आएंगी नहीं, तो इसमें C की ओर आएंगी, मतलब कि आगे बढ़ाएंगे तो C पर काटेंगी, लेकिन ये आगे नहीं जाती हैं। और इसमें आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण में C की ओर आने वाली, मतलब वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों के खींचने का 3 नियम था, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों नियम दोनों दर्पणों के लिए, उत्तल और अवतल के लिए है। ये नियम आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में जब समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के तो F से जाएंगी, और इसमें तो F से जाएंगी नहीं, तो इसमें समांतर आएंगी जब तो वापस लौटेंगी और देखने पे लगेगा कि F से आ रही हैं। पहला नियम। दूसरा नियम सेम उसी तरह से है, पहले नियम की तरह। इसको देखिए कि अवतल दर्पण में जब F से आती है, मतलब उसमें जब समांतर आएंगी तो F से जाएंगी, इसमें जब F से आएंगी तो समांतर हो जाएंगी, एक दूसरे का विपरीत है। और सेम वही कंडीशन उत्तल के लिए भी है। इसमें क्या हुआ, उसमें क्या था कि समांतर आ रही थी तो देखने पे लग रहा था कि F से आ रही हैं, इसमें F की ओर आ रही हैं तो समांतर लौट आई। ठीक है। तीसरा नियम देखिए, अवतल दर्पण के लिए बचा है आपका C वक्रता केंद्र। तो जो किरणें वक्रता केंद्र C से आएंगी वो कहीं से नहीं जाएंगी, सीधा उसी दिशा में C से होती हुई वापस लौट जाएंगी परावर्तन के पश्चात। इसके बाद उत्तल दर्पण में, अब इसमें तो C से आएंगी नहीं, तो सेम वही कंडीशन की C की ओर आने वाली किरणें जो होती हैं परावर्तन के पश्चात C से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें किरणें हमेशा प्रतीत होंगी, इसमें C से आती हुई, इसमें समांतर जाएंगी वास्तव में। ठीक है। और इसमें जो है F की ओर से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये रहा प्रकाश की किरणों से संबंधित नियम। इन्हीं नियमों से आप दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे कि प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो अगले लेक्चर में हम लोग का टॉपिक होगा कि प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम जो है आप उत्तल और अवतल के लिए पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा अगले लेक्चर में। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम सभी के कमेंट देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और जो कमियाँ हो उसको आप बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।